गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे फूड एंड किचन हाइजीन के बारे में। ठीक है, मतलब आपको खाना और आपकी किचन का हाइजीन कैसे मेंटेन रखना है। हाइजीन का मतलब होता है साफ़ सफाई, स्वच्छता को हम हाइजीन कहते हैं। तो आपको आपके खाने की हाइजीन को और आपके किचन का साफ़ सफाई को कैसे मैनेज करना है, इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये भी आपके एक पार्ट है आपके हेल्थी न्यूट्रिशन का। ठीक है, अगर वो आपका गंदा रहेंगे, आप गंदी जगह पे खाना वाना बनाएंगे तो क्या होगा, उससे भी आपकी सेहत पे असर पड़ेगा। तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें भोजन की स्वच्छता, फूड हाइजीन। फूड हाइजीन कैसे करेंगे, तो भोजन की स्वच्छता एवं सुरक्षित योजना व्यवस्था अंतर्गत भोज्य पदार्थों के उत्पादन, संग्रहण, परिवहन, परीक्षण, भोजन पकाने, परोसने तथा व्यक्ति के आहार ग्रहण करने तक सभी स्तरों पर भोजन में संक्रमण से मुक्त रखने का प्रबंध किया जाता है। इसका मतलब है कि भोजन को सुरक्षित रखने के लिए, ठीक है, उसके अंदर पोषक तत्वों को संग्रहित रखने के लिए, भोजन अच्छे से पकाने के लिए, भोजन साफ बर्तनों में साफ जगह पे परोसने के लिए, ठीक है, आहार को अच्छे से ग्रहण करने के लिए हमें भोजन को हाइजीन की ज़रूरत पड़ती है, जिससे कि हमें इन सब चीज़ों का भी बराबर लाभ मिलता रहे। अब बात करते हैं भोजन की स्वच्छता में इन बातों पर ध्यान देना क्यों आवश्यक है। ठीक है, तो हम अगर इन बातों पे ध्यान दे रहे हैं तो वो ज़रूरी क्यों है। अब हम अगर नहा रहे हैं तो हम नहाना हमारे शरीर के लिए ज़रूरी क्यों है, ये बात भी हमें पता होना चाहिए, तभी तो हमारे नहाने का कोई मतलब परिमाण निकलेगा। तो हम बात करेंगे भोजन की स्वच्छता में इन बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। किन किन बातों पर ध्यान देना आवश्यक है, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, फल व सब्जियों की खेती में सिंचाई हेतु सीवरेज के पानी का उपयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, मतलब जो गंदा पानी होता है, जो मलमूत्र का पानी होता है, जो हमारे घरों से पैदा होता है, तो उसका यूज़ जो है नहीं करना चाहिए। साग सब्जी जो हम उगाते हैं, अपना जो हमने किचन गार्डन बनाया है, तो किचन गार्डन में उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। उससे इन्फेक्शन जाने के वहाँ पे चांसेस बढ़ जाएंगे। उसके बाद देखिए, भोज्य पदार्थों का परिवहन सुरक्षित पैकिंग में तथा उचित तापमान पर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने भोजन तो बना लिया और उसे खुला हुआ रख दिया और उस पर मक्खी आ रही है, मच्छर आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उचित तापमान ये भोज्य पदार्थों के संग्रहण में संक्रमण से बचाव की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, पदार्थों के संग्रहण में संक्रमण ना लग जाए, कोई इन्फेक्शन ना लग जाए। इससे बचाव कैसे होगा कि मतलब आपके जो बर्तन यूज कर रहे हैं, आप जो अपने घर में बर्तनों का खाना पकाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, जो साबुन का यूज़ कर रहे हैं, जो पानी का यूज़ कर रहे हैं बर्तन धोने के लिए, वो साफ़ सुथरा होना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी इन्फेक्शन ना हो। तो इसके बाद देखिए, कुछ पदार्थ जैसे दूध, मांस, मछली, सब्जियां संक्रमण जल्दी फैलाते हैं, अतः इसकी स्वच्छता हेतु विशेष व्यवस्था होनी चाहिए। क्योंकि आपको पता है ना, मांस, मछली, सब्जियां जो हैं वो सड़ने गलने लगती हैं बहुत जल्दी। ठीक है, तो सड़ने गलने लगती हैं तो हाँ, तो जब वो सारी चीज़ें सड़ने गलने लगती हैं तो उनका हमें उचित प्रकार से प्रबंधन भी करना है। जैसे उसे हमें फ्रिज में रखना है, जल्दी ख़राब ना हो जाए। ठीक है, या हमें रात को खुले आसमान के नीचे रखना है, हवा में रखना है, बंद डब्बे में नहीं रखना है। तो इस तरीके के वहाँ पे आपको व्यवस्था होनी चाहिए। इसके बाद संक्रमण जानवरों का दूध तथा मांस उपयोग में नहीं लाना चाहिए। ठीक है, मांस उपयोग में और जानवरों के दूध में संक्रमण का उपयोग नहीं करना चाहिए, इससे भी आपकी सेहत पे गंदा असर पड़ सकता है। इसके बाद है, संक्रमित जानवरों का दूध तथा मांस उपयोग में नहीं लाना है। मतलब अगर आपके गाय को या भैंस को या जो आप मांस खा रहे हैं उस जीव को कोई भी प्रकार की बीमारी है तो वो आपको नहीं लेना है। दूध को संक्रमित होने से बचाने के लिए पाश्चुरीकरण करना चाहिए। तो पाश्चुरीकरण क्या होता है, अभी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, कल वाली क्लास में। देखिए, इसके बाद फल व सब्जियों को अच्छे से धोकर उपयोग में लाना चाहिए तथा सड़ी व कटी सब्जियों का उपयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखिए, मांस व मछलियों के विक्रय स्थल या बूचड़ खानों पर सफाई का ध्यान रखना चाहिए। खाद्य पदार्थों को संक्रमण से बचाने के लिए ढक कर रखना चाहिए। रसोई घर तथा भोजन बनाने वालों की साफ सफाई रखना चाहिए तथा वहाँ पर पानी की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। पोषण शिक्षा में भोजन की सफाई तथा स्वच्छता पर विशेष महत्व देना चाहिए। तो ये कुछ ज़रूरी बातें थी जो भोजन बनाते समय उसकी स्वच्छता में ध्यान रखने योग्य थी। ये सारी बातों पे ही आपको अमल करना है खाना बनाने के टाइम में। अब देखिए, किचन की हाइजीन कैसे रखनी है। ये तो हमारे खाने की हाइजीन हो गई कि खाने को हमें कैसे साफ़ सफाई रखनी है, किन चीज़ों में जल्दी कीड़े पड़ जाते हैं, कौन सी चीज़ें रसोई में ऐसी होती हैं जो जल्दी ख़राब होने की होती हैं, उनका रखरखाव कैसे किया जाता है। अब बात करते हैं किचन हाइजीन की। किचन की हाइजीन कैसी होनी चाहिए। तो रसोई की स्वच्छता सबसे अनिवार्य है।
है, क्योंकि सभी खाद्य पदार्थों को रसोई घर में रखा जाता है, ठीक है। तो इसलिए रसोई की स्वच्छता भी बहुत अनिवार्य है, क्योंकि आप जितना भी आपका खाने पीने का सामान होगा, ठीक है, जितने भी आपके बर्तन होंगे वो सब किस में रखे जाएंगे, रसोई में रखे जाएंगे। तो रसोई की खिड़की दरवाज़ों पर जाली लगानी चाहिए, जिससे कि मक्खी और मच्छर अंदर ना प्रवेश कर सकें, ठीक है। दिन में कम से कम 1-2 बार रसोई को साफ़ किया जाना चाहिए। सूखे मसालों तथा दालें तथा आटे को हवा रहित डिब्बों में बंद करके रखना चाहिए, जिसमें हवा पास ना हो सके, ठीक है। ऐसे डिब्बे में आपको वहाँ पे स्टोर करके रखना है। तो इस तरीके से आपको रसोई का हाइजीन मेंटेन करना है। अब देखिए, स्टोरेज एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, आहारों का भंडारण और सुरक्षित रखना कैसे करेंगे। तो आहारों का भंडारण की बात करेंगे तो देखिए, सारे आहारों को चूहों तथा अन्य कीड़ों से सुरक्षित रखना चाहिए। भाई चूहे नहीं आने चाहिए उसमें, वो गंदगी करेंगे, फिर इन्फेक्शन देंगे, है ना। और आपके अन्य कीड़े नहीं आने चाहिए, कॉकरोच नहीं आने चाहिए, है ना, छिपकली नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये सब क्या होते हैं, गंदगी फैलाने वाले कीड़े होते हैं। खाना पकाने के बाद भोजन को रेफ्रिजरेटर में रखना चाहिए तथा कच्चे भोज्य पदार्थों को चूहे रहित कमरों में बंद रखना चाहिए। खाना बनाने वाले व्यक्ति सभी प्रकार के संक्रमण से मुक्त होने चाहिए। शौच या मल त्याग के बाद हाथों को साबुन पानी से धोना चाहिए। खाना पकाने के दौरान किचन स्प्रेन पहनना चाहिए, ठीक है, एप्रिन जो होता है आपको, ठीक है। खाना पकाने समय आपको एप्रिन पहनना है, जिससे कि आपके जो कपड़ों पे कीटाणु लगे हैं वो खाने के साथ टच ना हो जाए, और जो रसोई के गंदगी है वो आपके कपड़ों पे लग के ख़राब ना हो जाए, ठीक है। भोज्य पदार्थों को निकट खांसना या छींकना नहीं चाहिए, ये आपको विशेष तरीके से ध्यान देना है। अगर आपको खांसी आ रही है या छींक आ रही है तो आप रसोई के एरिया से बाहर कहीं चले जाएं। इसके बाद सब्जियों और फलों के अधिक समय भंडारण करने से पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं, अतः उन्हें पर्याप्त हवादार एवं ठंडे स्थानों पर धूप से बचाकर रखना चाहिए। ये भी आपको ध्यान देना है, किसके लिए, कि आप क्या करेंगे, स्टोरेज और प्रिजर्वेशन फूड का कैसे करेंगे, मतलब उनका भंडारण कैसे करेंगे। अब देखिए, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, प्राकृतिक रूप से प्राप्त खाद्य पदार्थों के पोषक तत्वों की मात्रा को नष्ट होने से बचाने हेतु खाद्य सामग्री को सुरक्षित रखा जाता है। इस हेतु निम्न उपाय किए जाते हैं। क्या क्या उपाय किए जाते हैं, तो देखिए, जैसे आपका ड्राइंग खाद्य सामग्री को धूप में अथवा उचित तापमान पर सुखाया जा सकता है। ड्राइंग मतलब सुखाना, ठीक है, ड्राई करना, ड्राई को हम सुखाना कहते हैं। तो खाद्य सामग्री को धूप में अथवा उचित तापमान पर सुखाया जा सकता है, जिसमें उसमें उपस्थित अतिरिक्त नमी बाहर निकल जाती है तथा इन्हें अधिक समय तक खराब होने से बचाया जा सकता है, जैसे दालें, अनाज और सूखे मेवे। तो ये सब आपको पता है कि जब 15-20 दिन के बाद सभी लोग अपने किचन में से अगर कोई ऐसी नमी वाली चीज़ है या नहीं भी है तो रसोई का सामान निकाल कर उसे धूप में सुखाते हैं और फिर उसको दोबारा से साफ़ करके पैक करके रख देते हैं। इसके बाद देखिए, साल्टिंग एंड पैकलिंग, ठीक है। साल्टिंग एंड पिकलिंग क्या होता है, तो नमक एक प्रकार का परीक्षण होता है तथा विभिन्न प्रकार के मसालों के साथ मिलकर इसका उपयोग आहार जैसा मछली, सब्जियां तथा आम आदि के परीक्षण हेतु किया जाता है, ठीक है। नमक का प्रयोग, ठीक है, पिकलिंग मतलब नमक का प्रयोग और अचार का प्रयोग, ठीक है। तो अचार और नमक का प्रयोग कैसे करते हैं हम, कि मतलब सारी ही सब्जियों में करते हैं और किसी भी खाने के साथ में हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए, मुरब्बा बनाना, तो फलों को उबालने के बाद उसमें समान मात्रा में चीनी और चाशनी मिलाकर उन्हें अधिक अवधि तक सुरक्षित रख सकते हैं, ठीक है। मुरब्बे में चाशनी मिला दीजिए, आप चीनी मिला दीजिए और वो ज़्यादा दिनों तक सुरक्षित रहेंगे, इनमें कीड़े बहुत जल्दी से नहीं पड़ते हैं। दूध से बने पदार्थों को देखिए कैसे करेंगे, तो दूध से बने पदार्थों को दही, खोया, पनीर, घी आदि के रूप में सुरक्षित रखा जाता है। अब आप अगर आप खाली दूध रख दोगे तो दूध क्या होगा, आपने पास्चुराइजेशन भी कर दिया तो भी क्या होगा कि वो 1-2 दिन तक तो सही रहेगा और उसके बाद वो ख़राब हो जाएगा। और अगर आपकी गर्मियों के दिन चल रहे हैं तो वो शाम को अगर आपने उसका कुछ अरेंजमेंट नहीं किया, आपने फ्रीज में नहीं रखा, आपने उसे दोबारा से पास्चुराइजेशन नहीं किया, तभी भी वो ख़राब हो जाएगा। लेकिन उसी दूध का अगर आप घी बना कर रखेंगे तो उसे आप 6 महीने तक भी आराम से स्टोर कर सकते हैं, 1 साल तक भी आराम से स्टोर कर सकते हैं, वो आपका ख़राब नहीं होगा, ठीक है। उसी तरीके से देखिए, फूड अडल्ट्रेशन मतलब खाद्य अपमिश्रण क्या होता है, ठीक है। अडल्ट्रेशन अपमिश्रण क्या होता है, तो डेफिनेशन देखिए, खाद्य पदार्थों में अखाद्य पदार्थों के अथवा अन्य हानिकारक पदार्थों को मिलाकर पोषक तत्वों को घटाना या हानिकारक खाद्य अपमिश्रण फूड अडल्ट्रेशन कहलाता है। तो इसका क्या मतलब है कि हानिकारक जो पदार्थ होते हैं उनको मिला के किसी भी पदार्थ की गुणवत्ता को बढ़ाना,
ठीक है। खाद्य अपमिश्रण कहलाता है, फूड अडल्ट्रेशन कहलाता है। तो किसी भी प्रकार का अगर हानिकारक वाला कीटाणु है और उससे अगर आप कोई भी चीज़ बना रहे हैं, कोई भी खाद्य सामग्री बना रहे हैं, तो उसी को फूड अडल्ट्रेशन कहते हैं। भोज्य में मिलाई जाने वाली वस्तुएं आप देखिए कौन कौन सी हो सकती हैं, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा। तो भोज्य पदार्थ मिलावट के पदार्थ, जैसे अनाज है, अनाज में क्या मिलता है, मिट्टी पत्थर पाउडर मिलते हैं, ठीक है, उनको हम साफ़ करते हैं। बेसन है, बेसन में मक्के का आटा होता है। घी है, घी में वनस्पति घी चर्बी होता है जो हमें फैट देता है। तो वनस्पति घी चर्बी वैसे तो ये हमारे लिए नुकसानदायक है, लेकिन ये हमें थोड़ा सा लेना भी बहुत ज़रूरी है। ये है तो ख़राब कीड़े होते हैं इसमें, है ना, ख़राब बैक्टीरिया होते हैं, हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं होते हैं। लेकिन हमें अपने शरीर में क्या होता है कि हमें थोड़े से ख़राब बैक्टीरिया भी रखने ज़रूरी होते हैं, ताकि हमारे शरीर में कोई भी इन्फेक्शन लगे तो हमारे शरीर को ख़राब चीज़ों से लड़ने की भी आदत हो जाए, या हमारे बॉडी को ख़राब चीज़ें रखने की भी आदत हो, जिससे कि आपकी सेहत पर ज़्यादा असर ना पड़े। ठीक है, जैसे चाय है, चाय उपयोग की हुई चाय पत्ती, ठीक है, काली मिर्च पपीते के बीज, धनिया पाउडर लकड़ी का बुरादा, लाल मिर्च लाल ईंट का बुरादा, दाल कंकड़। तो ऐसी चीज़ें जो हैं वो आपके मिलावट के पदार्थ होते हैं, जिन्हें हम अडल्ट्रेशन कहते हैं। अब आप गेहूँ पिसवाने जाओगे, ठीक है, आप आटा बनवाने जाओगे, तो आप 100% तो उसमें से मिट्टी नहीं निकाल सकते, थोड़ी बहुत तो उसमें रहती है। अगर आपने धूप में भी वो सुखा दी धो के, तो भी उसमें हवा के द्वारा, एयर के द्वारा थोड़ी बहुत मिट्टी तो आती है, ठीक है, और वो आटे के साथ पिसती है और वो आप खाने के साथ आपकी बॉडी के अंदर भी जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से इनडायरेक्टली वे में कुछ बैड बैक्टीरिया भी हमारी बॉडी में चले जाते हैं, जो हमारे शरीर की इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, हमारे शरीर की इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, उनको इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए PFA एक्ट जो होता है उसे बोलते हैं प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन, खाद्य अपमिश्रण निवारण और अधिनियम क्या होते हैं, हिंदी में इसका होता है खाद्य अपमिश्रण निवारण और अधिनियम। तो देखिए, खाद्य पदार्थों के अपमिश्रण की रोकथाम तथा दूषित प्रयासों पर नियंत्रण, वैधानिक उपबंधों को अधिक कठोर एवं निवारण बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने 1054 ईस्वी में खाद्य अपमिश्रण एवं निवारण अधिनियम पारित किया था तथा जून 1955 में लागू किया था। देखिए, 1954 में ये पारित हुआ था, मतलब रखा गया था, और 1955 में ये सरकार ने लागू भी कर दिया था। क्या लागू कर दिया था कि खाद्य पदार्थों के अपमिश्रण की रोकथाम तथा दूषित प्रयासों पर, तो जो हम बाहर से जो वस्तु लेकर आते हैं खरीद के, जैसे दाल लेकर आ गए, हम मिर्च लेकर आ गए, तो मिर्च में ईंट का बुरादा मिला हुआ होता है ना, तो धनिया लेकर आ गए तो धनिये में लकड़ी का बुरादा मिला हुआ होता है। तो इस तरीके की जो चीज़ें देखी गई थी मार्केट के अंदर, तो उसकी रोकथाम के लिए, मिलावट की रोकथाम के लिए, दूध लेकर आ रहे हैं तो दूध में बैक्टीरिया वाले पाउडर मिला हुआ है या कुछ और अन्य पदार्थ मिला हुआ है, तो उनकी रोकथाम के लिए PFA एक्ट सरकार ने पारित किया था कि भाई खाद्य में अगर किसी के साथ ऐसा देखने को मिला कि वो मिलावट कर रहा है किसी भी चीज़ में मनुष्य के शरीर को पहुँचाने के लिए नुकसान, तो उसमें उसके लिए कोई ना कोई कार्रवाई सरकार और पुलिस के द्वारा की जाएगी, जिसके लिए हमें PFA एक्ट जो है वो अधिनियम लाया गया था सरकार के द्वारा। PFA एक्ट को प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन कहते हैं। अब उद्देश्य क्या था इसका लाने का, ठीक है, उद्देश्य की भी बात कर लेते हैं। PFA एक्ट के जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, तो देखिए, खाद्य मिलावट की रोकथाम को करना, ठीक है, कि खाद्य पदार्थ में जो मिलावट हो रही है उसमें रोकथाम हो सके, इसलिए इस एक्ट को लाया गया। उत्तरदायी व्यक्तियों और संस्थाओं को सजा दिलवानी, खाद्य पदार्थों का गुणवत्ता बनाए रखना, जनता को जहरीले और हानिकारक पदार्थों से बचाना, घटिया खाद्य पदार्थों की बिक्री को रोकना, सभी राज्यों में खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम को लागू करवाना, आयरित खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता की जांच करवाना, उपभोक्ता जांच तथा खाद्य पदार्थों की जांच के लिए प्रयोगशाला की स्थापना करना। उसके बाद आपका राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य गुणवत्ता संगठनों मानक ब्यूरो की योजनाओं को लागू करना तथा समन्वय स्थापित करना। तो ये कुछ मुख्य उद्देश्य थे कि भाई किसी के भी पास कोई वो पैसे पूरे दे रहा है लेकिन उसके पास चीज़ जो है वो फ्रेश और प्योर नहीं जा रही है, तो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए ये PFA एक्ट लाया गया था। इसके साथ ही इसकी टीम बनाई गई थी, इसकी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई फूड इंस्पेक्टर की, और वो जाके जगह जगह किसी भी रैंडमली किसी भी शॉप पे या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में फूड की जांच करके उसकी गुणवत्ता की जांच कर सकते हैं, और अगर उसमें कोई कमी पाई जाती है तो उसकी भी कार्रवाई कर सकते हैं। ये इसमें देखा गया था। इसके बाद देखिए FSSA एक्ट, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट,
खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम। तो पीएफए एक्ट 1954 के स्थान पर भारतीय संसद द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 पारित किया गया। इसके लागू होने पर पीएफए एक्ट समाप्त हो गया और इसके अंतर्गत संसद के सारे अधिकार प्रशासनिक अधिकारों को प्रदान किए गए। ठीक है, तो इसमें क्या गया, एफएसएसए एक्ट में क्या हुआ, इसको बोलते हैं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट और हिंदी में बोलेंगे खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम। तो पीएफए एक्ट 1954 के स्थान पर फिर कौन सा आया, एफएसएसए एक्ट। ठीक है, पीएफए एक्ट हटा दिया गया, फिर एफएसएसए एक्ट आ गया। तो 2006 में ये पारित हुआ था और ये कितने में पारित हुआ था आपका, 1954 में पारित हुआ था, लेकिन लागू कब हुआ था, 1955 में। ठीक है, और ये कब आपका लागू हुआ, 2006 में। तो इसके लागू होने पर पीएफए एक्ट समाप्त हो गया और इसके अंतर्गत संसद के सारे अधिकार प्रशासनिक अधिकारियों को प्रदान कर दिए गए। ठीक है, ये पीएफए एक्ट और एफएसएसए एक्ट का सारा विवरण था। इसके बाद देखिए मेले व त्योहारों में सावधानियाँ। ठीक है, मेले और त्योहारों में भी आपको खाद्य पदार्थ को लेकर बहुत सावधानियाँ रखनी है। भारत मेलों का देश है, यहाँ पर विभिन्न धर्मों, संस्कृति तथा समाज के अनुसार मेलों का आयोजन किया जाता है। ऐसे समारोह में पर्याप्त सुरक्षा तथा सही स्वच्छता होने पर, ठीक है, पर्याप्त सुरक्षा तथा सही स्वच्छता होने पर जन स्वास्थ्य के लिए गंभीर समस्या उत्पन्न हो सकती है तथा हैजा, पीलिया जैसे संक्रामक रोग भी फैल सकते हैं। अतः इन अवसरों पर निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए। भाई आप किसी मेले वेले में गए हो तो वहाँ पे कोई एक आदमी तो जाता नहीं है ना, वहाँ पे तो आदमी लोग बंच में जाते हैं, पूरी की पूरी कम्युनिटी जाती है। अगर किसी ने कोई गलत खाद्य पदार्थ खा लिया, कोई विषैला खाद्य पदार्थ खा लिया, कोई गंदे पानी में मिला हुआ पदार्थ खा लिया, किसी गंदे पानी से बना हुआ पदार्थ खा लिया, है ना, तो क्या होगा, पूरी की पूरी कम्युनिटी एक साथ बीमार हो जाएगी, सब बीमार हो जाएंगे। ठीक है, वो एक तरीके से जो है वो एपिडेमिक डिजीज़ की तरह फैल जाएगा। तो उसमें आपको क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। देखिए फूड सैनिटेशंस, भोजन पदार्थ संबंधी स्वच्छताएं। तो मेला शुरू होने से पहले भोज्य पदार्थ बेचने वाले होटल्स को लाइसेंस देना चाहिए। सरकार को क्या करना है कि मेले में जो भी दुकान लगाएगा वो पहले परमिशन लेगा सरकार से। ठीक है, उन्हें आहार संबंधी पर्याप्त स्वास्थ्य बनाए रखना चाहिए। यदि वे स्वस्थ नहीं रखते हैं तो उनका लाइसेंस निरस्त कर देना चाहिए। मक्खियों और धूल में खुले रखे गए भोजन पदार्थों को नष्ट कर देना चाहिए तथा भोज्य पदार्थों का नियमित रूप से नमूना लेना चाहिए। ठीक है, ये सब करना है कि उसका नमूना लेना है, उनको परमिशन देनी है ना, उनकी जो खाद्य पदार्थ है उसको टाइम टू टाइम जो है वो चेक करते रहना है। जनरल सैनिटेशन क्या होता है, जनरल सैनिटेशन मतलब सामान्य स्वच्छता क्या होती है, मेला शुरू होने से पहले पूरा क्षेत्र तथा आसपास का क्षेत्र सुनिश्चित होना चाहिए तथा वहाँ पर साफ सफाई की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए। अब ऐसा भी नहीं है कि वहाँ पे ही लोग खा रहे हैं, वहीं पे गिरा रहे हैं, उसको कोई साफ भी नहीं कर रहा है और वहीं पे मक्खियाँ आ रही हैं, कुत्ते आ रहे हैं, वही इन्फेक्शन फिर से खाने पर लग रहा है। तो इस तरीके की व्यवस्था वहाँ पर नहीं होनी चाहिए। इसके बाद देखिए सेफ वाटर सप्लाई, सुरक्षित जल आपूर्ति। तो मेले व त्योहारों का स्थान स्थायी होता है तो नियमित उपयोग के लिए जल आपूर्ति का प्रबंधन होना चाहिए। पानी का पीने का पानी क्लोरीनेट होना चाहिए। ठीक है, उसमें जो क्या होना चाहिए, साफ़ होना चाहिए, वो कोई दूषित पानी नहीं होना चाहिए तथा मेले के आसपास सभी कुएं, तालाब आदि को ब्लीचिंग पाउडर से विसंक्रमित करना चाहिए। 1000 लीटर से 60 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर जो है वो मिलाते हैं। ठीक है भाई, पानी को शुद्ध करने के लिए क्या करते हैं, हम ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ करते हैं, तो ब्लीचिंग पाउडर वहाँ पे होना चाहिए। अब बात करते हैं रिफ्यूज़ डिस्पोजल की। ठीक है, रिफ्यूज़ डिस्पोजल क्या होता है, तो रिफ्यूज़ डिस्पोजल कूड़े कचरे की व्यवस्था होती है। विभिन्न स्थानों पर सार्वजनिक कचरा पेटियाँ होनी चाहिए तथा दिन में कम से कम एक बार कूड़ा कचरा एकत्रित करके उसमें डालना चाहिए। अंत में इस कूड़े को या तो जलाना चाहिए, ज़मीन में दबा देना चाहिए। ठीक है, ऐसे इसका निस्तारण करना चाहिए। अब मलमूत्र की व्यवस्था कैसे करेंगे, देखिए तो एक्सक्रीटा डिस्पोजल, इसको बोलता है एक्सक्रीटा डिस्पोजल, किसको, मलमूत्र की व्यवस्था करने को। तो पुरुष एवं महिलाओं के लिए अलग अलग व्यवस्था है, अस्थायी शौचालयों का व्यवस्था करनी चाहिए। हम ये मेले की बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, मेले में क्या होना चाहिए, पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग शौचालयों की व्यवस्था होनी चाहिए। एंटी फ्लाइंग मेजर्स क्या होती हैं, मक्खी विरोधी उपाय। ठीक है, मक्खियों को भगाने के लिए क्या उपाय करने चाहिए, तो देखिए कचरे और मानव मल की उचित व्यवस्था द्वारा मक्खियों का प्रजनन को रोका जा सकता है। तो आपको पता है ना, मक्खियाँ गंदगी में पैदा होती हैं, गंदगी में रहती हैं, लेकिन फिर साफ खाने पे फेंक के अपने कीटाणु छोड़ देती हैं, फिर वो गंदगी में चली जाती हैं। तो उसको बचने के लिए हमें वहाँ पे क्या होना देना है, गंदगी ही नहीं होने देनी। और गंदगी नहीं होने देने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं, तो DDT का छिड़काव कर सकते हैं। ठीक है, DDT की फुल फॉर्म क्या होती है, डाई
डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन। ठीक है, ये क्या होती है, बैड बैक्टीरिया जो होते हैं, जो मलमूत्र से पैदा होते हैं, जो सड़े हुए खाने से पैदा होते हैं, उनको किल करते हैं, उनको मार देते हैं। ठीक है, तो डीडीटी का प्रयोग करना है। डीडीटी की जो फुल फॉर्म है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन, इसका ये फुल फॉर्म है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन। अब मेडिकल केयर कैसे करेंगे, तो प्रत्येक मेले में कम से कम 2 बिस्तर वाली आइसोलेशन यूनिट की व्यवस्था होनी चाहिए। हर समय एम्बुलेंस, फर्स्ट एड तथा सिलाई की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, मतलब कि फर्स्ट एड मतलब किसी को, सिलाई का मतलब है कि स्टिच लगाने की, मतलब किसी को कट फट गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी को चोट लग गई, भगदड़ मच गई, तो ऐसे टाइम पे वहाँ पे इमरजेंसी के लिए, किसी को सांस नहीं आ रहा है, किसी को ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी हो रही है, तो वहाँ पे जो है वो स्टिचिंग लगाने की, एम्बुलेंस की, फर्स्ट एड देने की और मरीज़ को सेपरेट करने की व्यवस्था मेले में होनी चाहिए। कम से कम 2 लोगों को वो एक बार में एक साथ ट्रीट कर सके, इतनी व्यवस्था वहाँ पे होनी चाहिए। आपको पता ही है मेले वगैरह में लड़ाई वगैरह बहुत होती है और लड़ाई वगैरह में चोट लग जाती है। तो हेल्थ एजुकेशन क्या देंगे हम मेले में, तो मेले और त्योहारों में फिल्म शो, स्लाइड शो, ठीक है, पोस्टर्स और बातचीत के माध्यम से परिवार नियोजन जैसे कार्यक्रमों के बारे में जनता को स्वास्थ्य शिक्षा दे सकते हैं, उनको जागरूक कर सकते हैं। संक्रामक बीमारियों की रोकथाम, सुरक्षित पानी पीने का महत्व और बीमारियों के बारे में टीकाकरण के विषय में लोगों को समझा सकते हैं। भाई आप मेले में इतना सब कुछ कर रहे हो तो आप कुछ अच्छा मैसेज भी दे सकते हो मेले में। तो अच्छा मैसेज देने में आप कैसे हेल्प करोगे, तो मेले की साफ़ सफाई कैसे रखनी है, लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना है ना, अपने फैमिली को कैसे प्रोटेक्ट करना है, हाइजीन कैसे मेंटेन करना है, फैमिली प्लानिंग कैसे करनी है, इन सब के बारे में आप नुक्कड़ नाटक करके या पोस्टर्स लगा के, है ना, या आप हेल्थ एजुकेशन दे के लोगों को जागरूक कर सकते हैं, क्योंकि मेले में आपको हर तरीके के लोग देखने को मिल जाते हैं। इसके साथ देखिए प्रदर्शनी, ठीक है, प्रदर्शनी एग्जीबिशन में क्या होगा, तो विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रमों जैसे एग्जीबिशन क्या होती है, देखिए एग्जीबिशन होती है कि किसी भी प्रकार का आप अपने टैलेंट को वहाँ पे दिखाते हैं, किसी भी प्रकार का आप कारोबार करते हैं तो उसको वहाँ पे प्रदर्शित करते हैं, उसी को हम प्रदर्शनी बोलते हैं। तो विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रम जैसे परिवार नियोजन, संक्रमण, बीमारियों की रोकथाम आदि को दर्शाने वाले मॉडल्स चार्ट की प्रदर्शनी स्वास्थ्य कर्मचारी लगा सकते हैं। ठीक है भाई, आप जो स्वास्थ्य रिलेटेड है वो स्वास्थ्य रिलेटेड लगाएंगे, जो खाने से रिलेटेड है वो खाने से रिलेटेड लगाएंगे, जो कुछ कढ़ाई वगैरह का काम करते हैं वो उससे रिलेटेड लगाएंगे। प्रदर्शनी उसी को बोलते हैं जिसमें हर डिपार्टमेंट से, हर तरीके से, हर एरिया से, है ना, छोटा बड़ा गरीब सब लोग अपना टैलेंट दिखाने आते हैं कि देखो हमारे पास क्या टैलेंट है, या फिर जिसके पास एजुकेशन है तो वो एजुकेशन के लेवल पे लोगों को जागरूक करने आते हैं, है ना, उसी को प्रदर्शनी बोलते हैं। तो इन सारी व्यवस्थाओं का प्रबंधन करके मेले और त्योहारों को सफल बनाया जा सकता है और समाज के लोगों का स्वास्थ्य बेहतर बनाया जा सकता है। ठीक है, तो प्रदर्शनी और मेले में अंतर है। मेले में लोग एंजॉय करने जाते हैं, लोग अपना फैमिली को घुमाने के लिए लेके जाते हैं, वहाँ खाना पीना खाते हैं, झूले वगैरह झूलते हैं, वहाँ पे घूमते हैं, है ना, वहाँ पे शॉपिंग करते हैं। और प्रदर्शनी में जो है वो अपने टैलेंट का प्रदर्शन करते हैं। आपके अंदर कोई टैलेंट है उसका प्रदर्शन कर सकते हैं, आप किसी विभाग में हैं उससे कम्युनिटी को कोई लाभ मिल सकता है तो उसका भी आप वहाँ पे प्रदर्शन कर सकते हैं। अपना वहाँ पे आप स्टॉल लगा सकते हैं, लोगों को जागरूक कर सकते हैं, नुक्कड़ नाकड़ कर सकते हैं, स्क्रीन लगा सकते हैं, मॉडल्स बना सकते हैं, है ना, और आप प्ले कर सकते हैं। ठीक है, आपका अगर आप कढ़ाई बुनाई का काम करते हैं तो उसमें अपनी कला दिखा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप प्रदर्शनी में कर सकते हैं। तो ये हमारा था चैप्टर जो कि आज ख़त्म हो गया। थैंक यू सो मच।